हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोपाल स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर पे मैं आपके साथ जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है मैं इसको डिस्कस करूंगा और ये इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 2 है। ओके गाइस, देखो हमने जो फर्स्ट लेक्चर में बेसिकली चार्ज के बारे में बताया था। ओके, चार्ज के बारे में बताया था, उसके साथ ही एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल का उसको सॉल्व किया था और उसको सॉल्व करते हुए बहुत सारी चीजों को हमने डिस्कस किया था और मैंने ये बताया था कि इन सारे जो भी आपको इसमें जो भी डाउट आएंगे और जो भी चीजें इश्यूज जो एराइज हो रही हैं वो एक एक करके अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली आपके जितने भी मतलब जो भी चीजें रहेंगी उस क्वेश्चन को कंप्लीटली समझने के लिए जो क्वेश्चन नंबर 1 था एग्जाम्पल का, ओके, उसको समझने के लिए वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 बेसिकली जो पोटेंशियल और कैपेसिटर है इन दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो आप उस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको कंप्लीटली समझ जाएंगे। ओके, और हमने आपको बताया था कि भाई चार्ज क्या है, कैसे जो ग्रेविटेशनल है वो आपका जो अट्रैक्शन है, मतलब जब आप कॉम्ब से अपने हेयर को रब करते हैं और उसको पेपर के पीस के पास ले जाते हैं, स्मॉल पेपर पीस के पास में, तो वो बेसिकली क्यों अट्रैक्ट करता है और जो अट्रैक्शन है तो क्या मतलब लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन है क्या उसको एक्सप्लेन क्यों नहीं करता। ओके, तो हम इन सब चीजों पर डिस्कस किए थे और उसके बाद फिर मैंने बताया था आपको बेसिक कंडक्टर क्या होता है, आपको मेटल क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, इन सब चीजों पे डिस्कस किया गया था। इसके बाद हमने आपको लाइक जो क्वेश्चन को सोल्व कराते हुए बेसिकली हम बात किए थे कि इंड्यूस चार्ज क्या होता है, इवन इंड्यूस चार्ज के बारे में भी हम बताए थे आपको। ओके, इंड्यूस चार्ज बेसिकली कैसे होता है, किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास में लेकर आओगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा भाई, वो चार्ज मतलब उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ओके, जो चार्ज पार्टिकल है और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ओके, और उसमें हमने आपको बहुत सारे टर्म यूज किए थे, लाइक मैं कभी बोल रहा था ये पोलराइजेशन हो जाता है, तो कभी कभी लोग बोलते हैं इंड्यूस हो जाता है। ओके, तो इनका क्या मतलब है, ये भी बोला था कि आप क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह के बारे में। ओके, तो इन सब चीजों के बारे में मोटा मोटी हमने डिस्कस किया था। अब ये मे पॉसिबल है कि आपको बहुत सारी जो टॉपिक है वो बहुत बढ़िया समझ में ना आए, तो कोई इशू नहीं है एक्चुअली, क्योंकि उन सब चीजों पे आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बढ़िया आपकी पकड़ होती जाएगी। ओके, और अलग अलग टॉपिक पढ़ते जाएंगे, लाइक जैसे आप अगर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको उसमें इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आएगा, उसमें पोलराइजेशन के बारे में आएगा। ओके, आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो उसमें चार्ज का सेपरेशन कैसे होता है, हम जब आपको चैप्टर नंबर 2 जब पढ़ेंगे तो उसमें डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे करके जो आपका इंडक्शन पे जो पकड़ है वो बेसिक आपकी मजबूत होती जाएगी। ओके, अगर उसमें कोई भी इशू है तो अभी के लिए आप पेशेंस रखिए। आज के जो वीडियो है उससे हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो देखो हम बेसिकली चार्ज के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे चार्ज के बारे में। हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे आपको कूलॉम्स लॉ के बारे में। ओके, जो कूलॉम्स लॉ है हम बेसिकली इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं पहले चार्ज के बारे में डिस्कस करता हूं। ओके गाइस, तो देखो अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? चार्ज के बारे में। ओके, तो मैं पहला चीज जो आपसे डिस्कस करूंगा वो बेसिकली क्या, किसकी मैं बात करूंगा? चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व। ओके, जो चार्ज है वो क्या है, वो कंजर्व रहता है, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं डिस्कस करूंगा आपसे वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन, ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
तो हम ये जो दो चीज हैं हम इसको बेसिकली डिस्कस करेंगे। चार्ज इज कंजर्व का क्या मतलब, पहले सबसे पहले इसको समझते हैं। चलो, और गाइस देखो, मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको जो हम NaCl कैसे बनता है, जो क्लास 11th की जो केमिस्ट्री है गाइस, देखो उसमें NaCl का फॉर्मेशन बताया गया है। ओके, आयनिक बॉन्ड के अंदर केमिस्ट्री की आई थिंक जो पार्ट 1 बुक है, देखो मेरे को पढ़े यार बहुत टाइम हो गया। ओके, केमिस्ट्री वगैरह, और मैं इवन बुक भी आते थे, जहां तक मेरे को ध्यान है आपको जो केमिस्ट्री की पार्ट 1 बुक है NCERT की, उसमें आयनिक बॉन्ड के अंदर ये दिया हुआ है, जहां भी आयनिक बॉन्ड होगा तो उसमें आपको NaCl कैसे फॉर्म होता है इसके बारे में बताया गया है। ओके, पार्ट 1 आई थिंक बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर नंबर 3 या 4 होगा, 3 है शायद। ओके, तो उसमें दिया गया है, तो आप एक बार जाकर देखो, उसमें आपको मिल जाएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, NaCl कैसे फॉर्म होता है। और हम इसी एग्जांपल को लेंगे, NaCl का फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सिंपल उसमें कैलकुलेशन करना। ओके, चलो, तो सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो गाइस, आपको पता होगा कि जो NaCl है, NaCl, ओके, ये बेसिकली कैसे बनता है, ये जो बना है, ये बना है Na+ से, NCl- से। ओके, NaCl जो है बना किससे है, Na+ NCl- से। अब हम देखते हैं भाई ये Na+ बना कैसे, ये जो Na+ है वो कैसे बना। तो इसके लिए गाइस हमें जो सोडियम है, Na को बेसिकली हम प्यार से सोडियम बोलते हैं, यहां मैं बोलूं सोडियम को प्यार से Na बोलते हैं। ओके, तो जो सोडियम है, सोडियम का जो बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सोडियम के अंदर, सोडियम के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, हमें इस बात को जानने की जरूरत है। देखो सोडियम के अंदर एक तो बेसिकली सोडियम एक एटम है, सोडियम इज एटम, सोडियम, ओके, सोडियम एटम के अंदर, सोडियम इज एटम एक्चुअली मत जाना, सोडियम का जो एटम है, ओके, एटम ऑफ सोडियम के अंदर 1 एटम ऑफ सोडियम बेसिकली क्या होगा, एक ऐसे न्यूक्लियस होगा। ओके, सोडियम एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होगा। आई होप आप एग्री करोगे। ओके, और जहां तक मुझे ध्यान है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। इसका मतलब क्या है कि सोडियम के पास एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो जो प्रोटॉन होंगे इस न्यूक्लियस के अंदर, ये बेसिकली जो न्यूक्लियस है इसके अंदर 11 प्रोटॉन होंगे। ओके, दूसरी चीज क्या होगा कि जो आउटर स्पेस होगा, आउटर स्पेस, उसमें 11 न्यूट्रॉन होंगे, अरे इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, 11 इलेक्ट्रॉन टोटल, जो न्यूक्लियस के बाहर का जो स्पेस होगा उसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे, इस सबको मिलाकर के टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे, जो न्यूक्लियस के बाहर का जो स्पेस है उसमें अलग अलग एनर्जी लेवल पे, और वो उसका एग्जैक्टली कैसे, किस क्या लोकेशन होगा, किसको रिवॉल्व करेंगे, कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व करेंगे, ओके, वो किधर रिवॉल्व करेंगे, किस सेंस में रिवॉल्व करेंगे, उनके रिवॉल्यूशन से क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा कि नहीं, क्या करंट फ्लो करेगा कि नहीं, ओके, क्या उसमें मैग्नेटिक डायपोल क्रिएट होगा कि नहीं, बात समझ रहे हो। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन उन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स से आता है। ओके, तो जो केमिस्ट्री में आप जो भी लोग पढ़े हो, आई थिंक गाइस आप प्लस मतलब जो आप ये पढ़े होंगे क्लास 11 की जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, तो आप बोले होंगे स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, आप +12/2 -12 समथिंग कुछ किए होंगे, तो जो भी हो, तो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा हम उस पर बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम इस बात पे श्योर हैं कि ये जो सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। ओके, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। एक सोडियम, नॉर्मल सोडियम एटम के पास 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बोलूं आपसे कि व्हाट इज द नेट चार्ज
ऑफ अ सोडियम एटम जिसके पास 11 प्रोटॉन है 11 इलेक्ट्रॉन, तो उसका नेट चार्ज क्या होगा। ओके, अब बात समझ रहे हो। आपको कैलकुलेट करो, मैं आपको क्वेश्चन लेता हूं, कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन सोडियम एटम, total charge of a sodium atom which has 11 proton and 11 electron, 11 proton and 11 electron। तो देखो हमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है। तो गाइज आई होप आप अगेन क्लास 11 पास किए होंगे। ओके, आपको पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो बेसिकली होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम, दिस इज अ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन माइनस। ओके, और एक जो है प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है, तो यही जो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। ओके, ये नेगेटिव होगा, दिस इज द पॉजिटिव। ओके, प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होगा, और मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों का। मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम, और प्रोटॉन के पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। देखो गाइस, अगर आप क्लास 11 ध्यान से पढ़े होंगे गाइस, तो आप एक चीज नोटिस किए होंगे, जो स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है उसमें चार्ज को स्टैंडर्ड यूनिट में कूलॉम जो स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं आता है। ओके, हम जब करंट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि भाई चार्ज का स्टैंडर्ड यूनिट बेसिकली क्या है। ओके, चलो तो ठीक है, हम इतना जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, इतना हमें पता है। ओके, मैं बता नहीं रहा हूं आपको, ये आपको पता है, क्लास 11 की बुक में ये दिया हुआ है केमिस्ट्री में। चलो, तो मैं इसको क्या मान लेता हूं कि देखो इतना बड़ा को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, बहुत मुश्किल है। मैं लेट अस अज्यूम दिस नंबर इज बेसिकली x, तो ये -x होगा और ये क्या हो जाएगा भाई +x। लेट अस अज्यूम दिस नंबर इज बेसिकली x, तो ये क्या हो जाएगा, ये -x हो जाएगा। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो बेसिकली है -x। 11 इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज हो जाएंगे भाई, -11x। आई होप एग्री करोगे। ओके, अब देखो 11 प्रोटॉन पर कितने चार्ज होंगे भाई, तो 11x प्लस 11x। ओके, तो टोटल चार्ज कितने होंगे, टोटल चार्ज जो होंगे वो बेसिकली क्या हो जाएगा भाई, -11x प्लस 11x, दैट इज द 0। तो जो नॉर्मल चार्ज होते हैं एक सोडियम एटम के पास, वो बेसिकली क्या होता है, 0 होता है। ओके, अब देखो पहली चीज, दूसरी चीज को हम जाते हैं। दूसरी चीज हम क्या करते हैं कि अब हम NaCl को बनाते हैं। तो देखो NaCl जब बनता है, NaCl को बनाने के लिए हमें पहले Na+ बनाना पड़ेगा। ओके, हमें क्या करना पड़ेगा, Na+ बनाना पड़ेगा। तो Na+ बनाने के कब बनेगा Na+, मतलब क्या है कि इसमें एक चार्ज, एक जो प्रोटॉन का चार्ज है वो ज्यादा है। Na+ का क्या मतलब है कि जो सोडियम एटम उसके पास एक प्रोटॉन ज्यादा है न्यूट्रॉन से। Na+ का मतलब क्या है, सोडियम के पास एक प्रोटॉन ज्यादा है एक इलेक्ट्रॉन से। ओके, एक प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, सोडियम के पास एक प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। तो देखो Na+ का क्या मतलब है कि देखो Na+ में सोडियम के पास कितने प्रोटॉन है भाई, सोडियम के पास जो प्रोटॉन है वो बेसिकली क्या हो गया, 11x होगा। प्रोटॉन के कारण चार्ज जो होगा सोडियम में 11x। देखो ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन है, आप ध्यान से देखो गाइस, तो ये बेसिकली क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शन, दिस इज द केमिकल रिएक्शन। ओके, और देखो आप गाइस पढ़े होंगे शुरू से ही, बचपन से ही, क्लास 7 क्लास 8
क्लास 9th क्लास 10th जब भी केमिस्ट्री पढ़ते होगे कि जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो पार्टिसिपेट करता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो जो न्यूक्लियॉन्स है, बेसिकली जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करता है। ओके, तो केमिकल रिएक्शन में तो भाई प्रोटॉन का नंबर तो चेंज ही नहीं होगा। कोई भी जो केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज ही नहीं होते, जो होता है इलेक्ट्रॉन का। तो भाई ये केमिकल रिएक्शन है, तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे और इस पे चार्ज कितना रहा, एक चार्ज ज्यादा रहा। तो मान लो इसमें x डैश, इसमें x डैश क्या रहा, इलेक्ट्रॉन रह गया, और x डैश इलेक्ट्रॉन के कारण जो चार्ज होगा वो क्या होगा, बेसिकली x होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, 11x माइनस x डैश इंटू x, दिस इज इक्वल टू x, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक जो पॉजिटिव चार्ज है वो बेसिकली किसके वजह से, प्रोटॉन के का चार्ज है। ओके, तो देखो गाइस, अगर आप इसको सॉल्व करो, व्हाट यू गेट, 11 माइनस x डैश इज इक्वल टू 1। सो व्हाट इज द x डैश, x डैश आपका क्या आएगा भाई, 10। मतलब क्या हो गया कि आपके पास जब ये Na प्लस जब बना, जब ये Na प्लस बना, तो Na प्लस जब बना तो Na प्लस में न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन रहे, लेकिन जो बाहर इलेक्ट्रॉन थे वो कितने हो गए, 10। न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन थे वो 10 हो गए। तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास नहीं रहा, एक इलेक्ट्रॉन क्या रहा, सोडियम के पास नहीं रहा। अब देखो, अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से ये जो सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन जो निकला वो Cl के पास जाएगा। बात समझ रहे हो, सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो किसके पास जाएगा, वो Cl के पास जाएगा। ओके, ये जो जाएगा किसके पास जाएगा, Cl के पास, क्लोरीन के पास। और क्लोरीन पे जो एक जो इलेक्ट्रॉन है उस पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, वो Cl माइनस बन जाएगा। ओके, क्लोरीन पे जो इलेक्ट्रॉन है कहा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो Cl माइनस हो जाएगा। ओके गाइस, तो देखो अब क्लोरीन तो क्लोरीन के पास जो नॉर्मल क्लोरीन है, क्लोरीन के पास देखो, क्लोरीन के जो एटम है उसके न्यूक्लियस में आपको 17 प्रोटॉन होते हैं। ओके, तो जो नॉर्मल क्लोरीन होता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूक्लियस का जो आउटर स्पेस है कितने प्रोटॉन होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, उसने एक्स्ट्रा ले लिया। ओके, तो गाइस देखो इसके पास जो चार्ज हो गया वो क्या हो गया भाई, 18 इलेक्ट्रॉन का, 18 इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्लस 17 इलेक्ट्रॉन का और 17 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो नेट जो चार्ज हो गया वो हो गया -x। सो गाइस देखो, अब इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या है, चार्ज है। जो चार्ज है वो सोडियम से निकला इलेक्ट्रॉन और किसके पास गया, क्लोरीन के पास, और यहां से जितना चार्ज निकला उतना ही चार्ज इसके पास गया। समझ रहे हो, तो ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज है। यहां पर देखो इसके पास टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने थे, मैं बोलूं अगर नेगेटिव चार्ज देखा जाए तो 11 और प्लस 17 28 थे टोटल दोनों को मिलाकर के। फाइनल भी देखोगे तो इसके पास 10 हो गए, इसके पास क्या हो गए 18। नेगेटिव चार्ज कंजर्व रहा कि नहीं। सिमिलर इसके सोडियम के पास 11 प्रोटॉन, इसके पास 11 प्रोटॉन, टोटल चार्ज कितना रहा 28 रहा कि नहीं।
दोनों को मिला दो, टोटल नेगेटिव टोटल पॉजिटिव चार्ज को ऐड करोगे, अगेन टोटल जो नेट चार्ज जीरो रहा कि नहीं। ओके, तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं कि जो चार्ज होता है, टोटल नंबर ऑफ जो चार्ज है, टोटल नंबर कैसे कैसे चार्ज, तो हमने अभी बात किया टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, टोटल चार्ज मतलब दोनों को मिला करके, ओके, टोटल चार्ज। ये जो पूरा का पूरा है वो दो सिस्टम के बीच में, दो मतलब वो बेसिकली कंजर्व रहता है। हाँ, वो एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है, बात समझ लो। जैसे यहां पर यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज था सोडियम का, वो एक चला गया क्लोरीन के पास, ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन दोनों को ऐड कर दोगे सभी चीजों को तो भैया वो चेंज नहीं होने वाला। टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज, नेट चार्ज, ओके, पूरे चीजों को मिला दो सभी का, तो वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहता है। ओके, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन। आई होप गाइस आप क्लास 11th में जो एनर्जी कंजर्वेशन है, मोमेंटम कंजर्वेशन है, उससे इस चीज को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ओके, तो टोटल चार्ज क्या रहता है भाई, कंजर्व रहता है। चलो अब हम आगे देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, मैं इस पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एनसीईआरटी का जो सोल्व एग्जांपल है, लोगों मैं बताता हूं कौन सा एग्जांपल। मैंने एक एनसीईआरटी का सोल्व एग्जांपल का अलग से वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया है। ओके, तो देखो इसमें दो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है जो आप सॉल्व कर सकते हो एनसीईआरटी का। वो है एग्जांपल नंबर 1.2, और क्या सॉल्व कर सकते हैं आप, एग्जांपल नंबर 1.3। हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इतना जानने के बाद में। ओके, चलो एक एक चीज है जो मैं आपको, एग्जांपल नंबर 1.2 है, उसको मैं चाहता हूं कि मैं यहां बोर्ड पे सॉल्व करूं। ओके, और इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपके साथ जो दो तीन चीजें और डिस्कस करनी है, वो है एक जो टर्म था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसको डिस्कस करनी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो देखो अभी तक हमने क्या देखा कि भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज काफी हद तक सेम है, जैसे लाइक मास का जो कंजर्वेशन होता है, ओके, जो आपका मोमेंटम का जो कंजर्वेशन होता है, एनर्जी का जो कंजर्वेशन होता है, उसी तरीके से ये चीजें हैं, सेम उसी तरीके से। एक जगह से चार्ज निकला दूसरे में जाएगा। ओके, कोई चार्ज एक जगह से निकला तो दूसरे में जाएगा, और दोनों को मिला दो तो टोटल सेम रहेगा। सेम चीज होता है भाई एनर्जी, एक जगह से एनर्जी निकली तो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, किसी दूसरे ने ले लिया, सबको मिला दो टोटल एनर्जी सेम आ जाएगी जो इनिशियल थी। चलो मैं इस बोर्ड को थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। अब अगली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं गाइस, वो बेसिकली क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो ये बेसिकली क्या होता है, तो ये क्या बोलता है कि जो चार्ज होता है किसी पार्टिकल पे, वो क्या होता है, वो अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो जो चार्ज होगा वो होगा इंटीग्रल नंबर ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या होगा, इंटीग्रल नंबर ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन। इसका मतलब क्या है, जैसे भाई साहब देखो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो बेसिकली क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ओके, इतना एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो माइनस इतना कूलम चार्ज होता है। अब कोई बोले कि भैया एक चीज बताओ, क्या ये चार्ज पॉसिबल है, 10 टू द पावर -20 कूलम, ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं, ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं, आंसर
आप आंसर क्या दोगे? आंसर क्या दोगे? नो। क्योंकि इतने चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? व्हाट कैन आई राइट हियर? 10 टू द पावर -20 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। ओके, अब ध्यान से देखो, अब हम इंटू एक्स, ये एक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, व्हाट आई गेट हियर बेसिकली आई विल गेट 0.1 डिवाइडेड बाय 1.6। ओके, तो गाइस एक चीज बताओ, ये जो x है ये क्या कोई इंटीजर आएगा कभी इसको सॉल्व करोगे तो? x की वैल्यू कभी इंटीजर होगी? ये कभी इंटीजर होगी? आंसर है नहीं। समझ रहे हो? तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर मतलब जो टोटल चार्ज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। मतलब यहां पर जो x है ना, x मस्ट बी इंटीजर, मस्ट बी इंटीजर। आप बात समझ रहे हो? कोई बोले कि मान लो यहां पर कोई चार्ज दिया है, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव चार्ज दिया है, मान लो Q इज अ नेगेटिव चार्ज, तो ये जो Q की वैल्यू है वो बेसिकली क्या होना चाहिए? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू एक्स, और ये x है, दिस मस्ट बी इंटीजर। आई होप गाइस आप इंटीजर में बोलूं तो आप इंटीजर का मतलब समझोगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से x की वैल्यू आनी चाहिए। x की वैल्यू अगर आप आ रही है 1.1 आ रही है तो क्या है? निकालो। जैसे कोई बोले आपको क्या ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं? 1.7 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं? आंसर है नहीं, ये चार्ज पॉसिबल नहीं। किसी भी ऑब्जेक्ट पे ये चार्ज नहीं हो सकता। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट पे ये जो चार्ज है वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज देखो, अगर मैं इस चार्ज के निकालूं, मैं देखूं कितने x इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 इंटू एक्स। ओके, ये देखो, ये बेसिकली x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.7 डिवाइडेड बाय 1.6। ये कभी इंटीजर आएगा? ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, ये क्या आएगा? 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो दिस इज नॉट इंटीजर, नॉट अ इंटीजर। तो ये इंटीजर नहीं आ रहा है x की वैल्यू, इसका मतलब क्या है? ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो जो चार्ज होते हैं, कोई भी जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है? इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उस पर जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल नंबर ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो सेम वे में इंटीग्रल नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, नंबर ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन होगा। ओके, अगर एक चीज बताओ गाइस, कोई आपसे पूछे अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 कूलम ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं? एक 1 कूलम चार्ज इज पॉसिबल और नॉट? आप क्या बोलोगे? 1 कूलम। तो मैं क्या इसका 1 कूलम इज इक्वल टू, लेट अस अज्यूम दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, -1 कूलम। ओके, तो आई कैन राइट -1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। मैं आराम से लिख सकता हूं इंटू एक्स। अब ये x जो है वो इंटीजर होना चाहिए। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो तो व्हाट आई गेट हियर, x इज इक्वल टू बेसिकली 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। कंफर्टेबल होगे सभी लोग? अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10 टू द पावर 90 डिवाइडेड बाय 1.6। तो अब ध्यान से देखो, ये बेसिकली क्या हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर 18। अब ये जो है ये बेसिकली क्या आएगा? ये कुछ पॉइंट पे नंबर आएगा। ये बेसिकली क्या आएगा? कुछ पॉइंट पे नंबर आएगा। चलो मैं 10.8 को मैं निकाल ही लेता हूं क्या आ रहा है। ओके, 10 डिवाइडेड बाई तो ये जो अप्रोक्सीमेटली आएगा गाइस, ये 6.25 आएगा इंटू 10 टू द पावर 18। अब एक चीज बताओ,
ये जो क्वांटिटी है इंटीजर है कि नहीं? सभी लोग कमेंट सेक्शन में यस या नो कमेंट करो। दिस इज आई एम सेइंग दिस इज अ इंटीजर। अब इसको जो है आप लोग खुद से खुद को समझाइए। ओके, क्या करना है आपको? खुद से खुद को समझाइए। दिस इज अ इंटीजर, भरोसा दिलाओ खुद को कि इंटीजर ही है। ओके, ओके, चलो गाइस, अब हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन क्या है? एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल नंबर 1.2 है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं इसको क्लीन कर लेता हूं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1.2 क्या है? क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर 1.2 है बेसिकली है क्या? इफ 10 to the power 9 electron move out of a body to another body every second, how much time it is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? चलो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर। देखो, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं। ओके, क्वेश्चन क्या है कि जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बॉडी है, ये बॉडी ए है। ओके, और ये कोई दूसरी बॉडी है, बी बॉडी। ओके, ये क्या है? दिस इज बॉडी ए और ये क्या है? बॉडी बी। अब क्या हो रहा है? अब इस बॉडी ए से हर एक सेकेंड 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। समझ रहे हो? इससे हर एक सेकेंड से 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? निकल के दूसरी बॉडी में जा रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जबरदस्त क्वेश्चन है और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और क्या सीखने को मिलेगा? पहला क्वेश्चन, क्यों निकल रहे हैं? व्हाई इलेक्ट्रॉन आर लिविंग द बॉडी। क्यों लीव कर रहे हैं? इस बॉडी को क्यों लीव कर रहे हैं? कैसे? और हमें लीव कराना होगा तो कैसे कराएंगे? देखो, इलेक्ट्रॉन को किसी ऑब्जेक्ट से निकलवाना के बहुत सारे तरीके होते हैं। लाइक एक तरीका आप पढ़ोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे ना, तो उनमें से एक तरीका होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा तरीका जो होता है थर्मल इमिशन। ओके, आप ऑब्जेक्ट को गर्म कर दो, दे दो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन सारे सरफेस पे आ जाएंगे। ओके, थर्मल इमिशन बेसिकली होता है, बहुत इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं, बस उनको इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से दो, वो एकदम मस्त एक्सेलरेट कर जाएंगे। ओके, तो वाई इलेक्ट्रॉन आर लिविंग, इलेक्ट्रॉन इसलिए लीव कर रहे हैं क्योंकि उनको कहीं से एनर्जी मिल रहा है सरफेस पे बाहर निकलने के लिए। समझ रहे हो? वाई इलेक्ट्रॉन आर लिविंग क्योंकि उनको एनर्जी मिल रहा है, कहीं से एनर्जी मिल। हम जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वो एनर्जी कैसे होता है, उस एनर्जी को बोलते क्या है, उस एनर्जी का नाम क्या है। एंड आई होप गाइस आप क्लास 11 में भी वर्क फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते होंगे। और जो एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, तो ये जो है बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और कहां जा रहे हैं? बॉडी बी में जा रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन क्यों निकल रहा है और क्या प्रोसेस क्या उसका निकलने का, तो बहुत सारी चीजें लिस्ट हमने कर दिया है। लाइक जैसे एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा क्या हो गया भाई? थर्मल इमिशन, हम भी इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और कब पढ़ेंगे? हम एक्सरे जब पढ़ेंगे तब। जब आप एक्सरे पढ़ोगे तब आप थर्मल इमिशन के बारे में पढ़ोगे। ओके, और बताओ और इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं? हाँ,
जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे, कैथोड रे ट्यूब, वहां से भी देखते हो कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और वो जो निकलते हैं वो बेसिकली क्या कैसे निकलते हैं? थर्मल इमिशन से ही निकलते हैं। बेसिकली कैसे निकलते हैं? थर्मल इमिशन से ही निकलते हैं। ओके, तो बहुत सारे तरीके होते हैं इलेक्ट्रॉन को इवन पता है, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था बहुत पहले, आई थिंक 2011 या 12 की बात होगी, और उस टाइम में ना आप एक चीज सुनोगे, एक लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर करके है कुछ सर्न में। ओके, मैं कोई एक्चुअली नाम नहीं याद है। सर्न में एक मतलब बेसिकली जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कोलाइड एक्सेलरेटर है, उसमें कोलाइड करवाया जाता है। तो मैं उसमें एक इंटरव्यू देख रहा था, उस टाइम पे डीडी न्यूज पे आ रहा था। ओके, तो वहां पे एक प्रोफेसर आए थे इंटरव्यू में। बेसिकली जो प्रोफेसर थे वो आईटी दिल्ली के थे। ओके, तो उन्होंने क्या बोला था कि अगर आप ऐसे ताली बजा रहे हैं ना, तब भी कई इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ओके, तो बहुत सारे तरीका होते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। मैं ऐसे बोल रहा हूं, मैं ताली बजा रहा हूं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बॉडी से, बहुत सारे आ भी गए होंगे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन क्यों निकलते हैं? दिस अ वेरी गुड, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और आपको पढ़ने को मौका मिलेगा। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन हाँ नाम तो जरूर आप समझ जाएंगे क्यों निकलते हैं। तो पहला चीज क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकले और निकल के ये बी में पहुंच गए। आगे कैसे पहुंचे? इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से निकले तो बी में कैसे पहुंचे? हवा पहुंच जाएंगे या इलेक्ट्रॉन को धक्का मारना पड़ेगा? कैसे? ओके, इलेक्ट्रॉन कैसे पहुंचे? हाउ रीच एट बी। तो इसको भी आप पढ़ेंगे जब आप क्या पढ़ेंगे, करंट पढ़ेंगे तब। करंट पढ़ेंगे तब उसमें आपको बताया जाएगा। ओके, पहुंचाना है तो कैसे, इलेक्ट्रॉन कैसे पहुंचाएंगे। और हमने जब एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व किया था तो हमने भी उसमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन को कैसे ट्रांसफर कैसे करवाते हैं। ओके, और उसमें हम बेसिकली क्या किया था, जो हमारा बॉल था उसको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए थे। तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, दिस इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन आपको नहीं सुनना भाई, आपको ये नहीं कि अब लगे इसके पीछे पढ़ने। ओके, तो इलेक्ट्रॉन निकले और निकल के पहुंच गए। कैसे पहुंचे हमें अभी इससे मतलब नहीं है, हाँ, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको सोचना चाहिए कैसे पहुंचे। तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकल गए और बॉडी बी में पहुंच गए। अच्छा, एक चीज बताओ, अब बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन निकले, लेट अस अज्यूम। अब देखो एक्चुअली एनसीईआरटी में एक कुछ चीजें हैं जो थोड़ी गड़बड़ है। वो क्या और क्या एनसीईआरटी को देना चाहिए कि बॉडी बी पे इनिशियल चार्ज क्या है, ये एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। बॉडी बी कैसा है भाई, न्यूट्रल है, इनिशियल चार्ज क्या है ये नहीं दिया है। तो हम एज्यूम करते हैं कि इस पे ना ये जो था वो न्यूट्रल था। इनिशियली क्या है, ये इनिशियली न्यूट्रल है, और यह भी क्या है, न्यूट्रल है। ओके, कुछ दिया नहीं है तो ये मान लेते हैं, अगर देता तो फिर बढ़िया रहता। एनसीईआरटी के हम भी बोलते वाह वाह वाह। ओके, देना चाहिए। तो देखो, अब बॉडी ए से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉडी ए क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज? कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट करो। बॉडी ए से जब इनने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बॉडी ए पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज कि नेगेटिव चार्ज? ओके ओके, अब देखो, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है समहाउ किसी तरीके से बॉडी बी पे पहुंचा। ये कहां पहुंचा, बॉडी बी पे। तो बॉडी बी पे जो चार्ज, अब जो चार्ज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ओके, बॉडी बी पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये बताना है। देखो, और एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलॉम ऑन द अदर बॉडी। तो इस बॉडी पे 1 कूलॉम चार्ज होने पे
1 कूलम्ब चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा ये बताइए। तो हमने भाई देखो एनसीईआरटी में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि इस पे चार्ज कितना है, इनिशियल चार्ज कितना है। ओके, इसका क्या कंडीशन कुछ दिया नहीं, तो हम पहले तो हमें इस पे डिस्कस है। तो इसका जो चार्ज है हमने क्या माना कि भाई ये न्यूट्रल है, और ये जो है पर सेकेंड इस पे इतना चार्ज आ रहे हैं। पर सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है पर सेकेंड, 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड बॉडी ये ले रहा है। यहां से जितना निकलेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉसेस नहीं हो रहा। ओके, चलो तो हम ये देखते हैं कि अब देखो यहां पे जो लिखा है ना 1 कूलम्ब चार्ज, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टाइम बताइए 1 कूलम्ब चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये जो 1 कूलम्ब है ये बेसिकली नेगेटिव चार्ज है। ओके, -1 कूलम्ब चार्ज होने में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वो बेसिकली क्या है, नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो बॉडी भी है वो क्या हो जाएगा, ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, और जो मैं बोला नेगेटिवली, तो ये इसका जो चार्ज होगा ये बेसिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि टोटल चार्ज क्या रखना है भैया, 0। ये पॉजिटिव चार्ज होगा बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, आपके दिमाग में आना चाहिए ये होगा तो ये नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसीलिए पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, तो इस बॉडी पे कितना कूलम्ब चार्ज निकलना है, हमें निकालना है कि -1 कूलम्ब चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा ये बताइए। बॉडी बी पे जो -1 कूलम्ब चार्ज है वो होने में कितना टाइम लगेगा ये बताइए। तो देखो 1 सेकेंड में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 1 सेकेंड में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 10⁹ इलेक्ट्रॉन। तो 1 सेकेंड में इस पर कितना चार्ज जा रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के पास कितने चार्ज होते हैं भाई, 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं वो बेसिकली 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब नेगेटिव चार्ज होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन के पास। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 10⁹ सो 10⁻। देखो आई होप गाइस आपको ये जो मैथमेटिक्स करने में बहुत आसानी हो गई, आपको यूनिटरी मेथड जो क्लास 5th क्लास 4th में पढ़े वो बहुत बढ़िया से आता होगा, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं आपसे। तो 1 इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है, तो 10⁹9 इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होगा, 10⁹9 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो बेसिकली क्या होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 × 10⁻9, that will be 1.6 × 10⁻⁻10 कूलम्ब। तो पर सेकेंड 1 सेकेंड में कितना चार्ज आ रहा है, पर सेकेंड जो चार्ज इस ऑब्जेक्ट पे ऐड हो रहा है वो हो रहा है 1.6 × 10⁻⁻10 -10 कूलम्ब। इस ऑब्जेक्ट पे पर सेकेंड कितना चार्ज हो रहा है, 1.6 × 10⁻⁻10 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में ऐड हो रहा है। ओके, चलो मैं इसको थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन करता हूं। ओके, तो देखो हमने 1 सेकेंड में कितना चार्ज ऐड हो रहा है ये हमने कैलकुलेट कर लिया। हम 1 सेकेंड में इतना चार्ज हो रहा है, तो 1 कूलम्ब में कितना सेकेंड लगेगा, सो 1 कूलम्ब व्हाट कैन आई फिगर, मान लो 1.6 × 10⁻⁻10 इतना चार्ज पर सेकेंड इंटू टी क्या है सेकेंड में। तो हमें क्या निकालना, हम इस इक्वेशन से क्या निकालेंगे भाई कि टी सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज अगर हो रहा है, टी सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज हो रहा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी। तो टी की वैल्यू क्या होगी भाई, अगर हमें बेसिकली हम इतनी मैथमेटिक्स आती है तो आई कैन राइट विद फुल कॉन्फिडेंस इन दिस मैनर। मैं जो t है, t की वैल्यू ये तो बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। t इज इक्वल टू क्या है बेसिकली 10⁻10 डिवाइडेड बाय 1.6 सेकेंड। क्या है ये, बेसिकली सेकेंड है। इतना सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज हो जाएगा। ओके, अच्छा चलो देखते हैं ये सेकेंड कितना बड़ा है। ये सेकेंड एनसीईआरटी में भी ये कैलकुलेट करने की कोशिश किया गया है और बताया गया है कि भाई 1 कूलम्ब चार्ज कितना ज्यादा चार्ज होता है।
ओके, 1 कूलम जो चार्ज है वो कितना ज्यादा होता है, इसको बताने की कोशिश की गई है, ये इस सेकेंड को ईयर में कन्वर्ट करके। तो चलो मैं थोड़ा इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। ओके, तो ये बेसिकली आएगा गाइस 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड। इतने सेकेंड में 1 कूलम चार्ज हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट बी पे। इतने सेकेंड में 1 कूलम चार्ज हो जाएगा ऑब्जेक्ट जो हमारा बॉडी भी है, अनदर बॉडी है, उस पर इतने सेकेंड में 1 कूलम चार्ज हो जाएगा। अब देखते हैं ये सेकेंड कितना बड़ा है, उसको रियलाइज करने की कोशिश करते हैं। चलो देखो गाइस, हम इसको कैसे रियलाइज करेंगे, हम इसको जब साल के टर्म में रियलाइज करने के, जो हम हमारा जो टाइम की यूनिट है अब साल करते हैं। तो देखो हमें पता है कि 1 ईयर में 365 डे होते हैं और 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। तो एक साल में कितने आवर्स होंगे, आवर्स इन 1 आवर, कितने घंटे होंगे भाई, 365 इंटू 24। इतना एक साल में इतना घंटा होगा। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो हमें इतने घंटे को किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। तो 365 इंटू 24 इंटू 60, एक साल में इतने मिनट हो गए। एक साल में कितने सेकेंड होते हैं, तो 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। ओके, इतने क्या होंगे, ये जो होगा आपका टोटल सेकेंड होगा इन 1 ईयर। ये क्या होगा, दिस इज द टोटल सेकेंड इन 1 ईयर। ओके, तो हमें निकालना है कि भाई इतने सेकेंड होने में कितना साल लगेगा। अब बात समझ रहे हो, इतने ये जो सेकेंड है, इतने सेकेंड होने में कितना साल लगेगा। चलो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। तो देखो 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, तो भाई ये जो बेसिकली आ रहा है वो आ रहा है 31,536। अब ध्यान से देखो, तो ये बेसिकली क्या आ रहा है, 3 3 6 एक साथ 3.12 इंटू 10⁻7, 3 3 6 एक साथ, इतना सेकेंड हो। क्या भाई, इतना सेकेंड हो। ओके गाइस, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको डिवाइड करूं कि ये कितने साल है, तो देखो एक साल में इतना सेकेंड, तो हमें बताना है कि इतने सेकेंड में कितना साल होगा। तो 6.25 इंटू 10⁹9 डिवाइडेड बाई 3.12 10⁻7। तो भाई अब ध्यान से देखोगे, ये अप्रोक्सीमेटली होगा 2 इंटू 10⁻²। बस समझ ये ऊपर चला जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 200 साल। अगर एक सेकेंड में आप 10⁻9 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो 1 कूलम चार्ज आने में, 1 कूलम नेगेटिव चार्ज आने में दूसरे ऑब्जेक्ट पे कितना साल होगा, 200 साल लगेगा। ओके, 200 साल देखें तो बहुत ज्यादा है। ओके, अब कम से कम अगर इस हिसाब से देखा जाए 50 साल, आप 4 बार जिंदा होकर मर जाओगे। ओके, तो 1 कूलम चार्ज बहुत ज्यादा होता है। और सो गाइस, आई होप कि ये जो हमारा एक्सप्लेनेशन था एग्जांपल नंबर 1.2 को, वो आपको समझ में आया होगा। और गाइस, अगर आपको चीज समझ में आई है तो आप मेरे जो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। चलो अब हम जा रहे हैं कूलॉम्स लॉ को स्टार्ट करने। ओके, कूलॉम्स लॉ को स्टार्ट करने, और मैं थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन कर लेता हूं। चलो कूलॉम्स लॉ को स्टार्ट करते हैं। देखो
कूलॉम्स लॉ की जो हिस्टोरिकल जो बातें हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं कूलॉम्स लॉ बेसिकली कैसे, मतलब हम कैसे एक्ट करते हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, वो किस पे लगता है कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ के लिए जिस पे लगता है बेसिकली दो चार्ज होते हैं, दो चार्ज होते हैं, उनके बीच में सेपरेशन होता है। मान लो दो चार्ज है, ये एक चार्ज ए है और इस पे जो चार्ज है वो Q1 है। ओके, दूसरा चार्ज है, दूसरा जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो B है और ये क्या है, Q2 है। बात समझ रहे हो? और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बेसिकली R है। इनके बीच का सेपरेशन देखो कैसा सेपरेशन, जब कोई बोले इनके बीच का सेपरेशन ना, तो कैसा सेपरेशन, इसके दो तीन चीज पे आपको बहुत फोकस रहना पड़ेगा। पहला चीज क्या है कि साइज क्या है, साइज ऑफ चार्ज ए क्या है। अब बात समझ लो, साइज ऑफ चार्ज ए क्या है, चार्ज ए का साइज क्या है। दूसरी चीज कि सेपरेशन कितना है विथ रिस्पेक्ट टू साइज। आपको ये इन दो चीजों पर डिस्कस करना पड़ेगा, इन दो चीजों पर समझना पड़ेगा। देखो अगर गाइस मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसका मान लो ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ये जो चार्ज है वो बेसिकली जो हम क्रिकेट की बॉल, जो हमारी जो क्रिकेट की बॉल है वो किसी तरीके से चार्ज हो गई है। ओके, उस पर चार्ज आ गया है। तो लेटर से जो इसका ये जो डायमेंशन होगा ये बेसिकली 5 सेंटीमीटर होगा। ये जो होगा 5 सेंटीमीटर। इसका ये वाला जो साइज होगा इसका भी ये जो डायमेंशन है वो बेसिकली 5 सेंटीमीटर। और लेकिन इनके बीच का जो सेपरेशन है ना वो क्या है, वो बेसिकली 10 मीटर है। तो आप बताओ भाई 5 सेंटीमीटर जो है वो 10 मीटर के रिस्पेक्ट में कितना छोटा है, काफी छोटा है। ओके, 10 सेंटीमीटर, मैं अगर इसको 10 सेंटीमीटर 10 मीटर के टर्म में लिखूं, अगर मैं 10 मीटर किस में करता हूं, सेंटीमीटर में करता हूं, व्हाट कैन आई राइट, 10⁻³ सेंटीमीटर। आपके पास 1000 रुपए हैं और 5 रुपए हैं, दोनों अब बताओ कितना डिफरेंस है 1000 रुपए में और 5 रुपए में। ओके, 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है भाई, 10 मीटर का मतलब क्या है, 1000 सेंटीमीटर। और ये इसका साइज क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो भाई 1000 में और 5 में तो बहुत डिफरेंस होता है ना। आप 1000 रुपए बहुत कम लोगों के पास होते हैं, 5 रुपए सबके पास होते हैं। आप किसी भी गरीब के पास जाओगे 5 रुपए मिल जाएंगे। ओके, 1000 रुपए लेकिन बहुत कम लोगों के पास मिलते हैं। तो अब बात समझ, मतलब 1000 जो है 5 के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है। तो अगर देखो, अगर आपका गाइस ये जो सेपरेशन है, मतलब जो साइज है, साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ चार्ज पार्टिकल इज स्मॉलर देन, स्मॉलर, या मैं बोलूं नेग्लिजिबल, नॉट स्मॉलर, नेग्लिजिबल, मतलब नेग्लेक्ट कर सकते हो उनको, बोलो कि कोई मतलब ही नहीं है, इनका साइज बहुत छोटा है। नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। अगर इनका जो ये जो चार्ज का जो साइज है उसके सेपरेशन के हिसाब से नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा है। ओके, तो हम ये जो इसको हम क्या ट्रीट कर सकते हैं, वी कैन ट्रीट इट एज पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज हम इसको क्या क्या ट्रीट कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो सेपरेशन जो हम मेजर करते हैं ना गाइस, वो बेसिकली क्या है, उनके जो दोनों ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर से ऑब्जेक्ट मेजर करते हैं। ये सेंटर और ये सेंटर, इन दोनों के सेंटर से मेजर करते हैं। सेपरेशन किससे मेजर करते हैं, जो दोनों चार्ज है उसके सेंटर से। ओके, अब देखो, अब रही बात, अब मैं बोलता हूं कि भाई जब सेपरेशन जो है बहुत ज्यादा हो विथ रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ चार्ज, तो हम किसको ट्रीट करते हैं, हम जो चार्ज को क्या ट्रीट करते हैं भैया, ये पॉइंट चार्ज है।
अगर सेपरेशन बहुत ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू साइज, तो हम चार्ज को कैसे ट्रीट करते हैं? ये जो है पॉइंट चार्ज है। ओके, अब पॉइंट चार्ज का, पॉइंट का क्या सेंटर होता है? कुछ नहीं, जहां पर पॉइंट है वही सेंटर है। तो अगर ये पॉइंट चार्ज है तो ये जो लाइन जो है, मैं बोला ना कि सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस वो मीनिंगलेस हो जाएगा। अगर आप किसी को पॉइंट मान लेते हो, सो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट होगा। ओके, बात समझ रहे हो? बात अगर नहीं समझ तो इस बात से समझो। अब जैसे देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों की मीनिंग कब होगी? जब इनके बीच का सेपरेशन कम हो। इनके बीच का सेपरेशन क्या हो? कम हो। लेकिन मैं बोलूं अच्छा, अब मैं बोलूं कि भाई देखो, ये जो ब्लैक कलर वाला है और जो ब्लू कलर वाला, इन दोनों का लेंथ क्या होगा? नियरली सेम होगा। बिकॉज भाई ये दोनों क्या है? ये दोनों देखा है तो पॉइंट चार्ज है, इसके रिस्पेक्ट में पॉइंट है बेसिकली, तो इनका सेपरेशन क्या होगा? नियरली सेम होगा। ओके, ये लेंथ और सेंटर टू सेंटर लेंथ क्या होगा? ऑलमोस्ट सेम होगा। ओके, तो अगर सेपरेशन ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू साइज, साइज के कंपैरिजन में सेपरेशन ज्यादा है, तो जो चार्ज है हम उसको पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, और सेपरेशन जो होता है बेसिकली जो दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दैट विल बी द सेपरेशन। तो पहला चीज हमें क्या देखना है भाई? पॉइंट चार्ज है कि नहीं। क्या देखना है पहले? कूलॉम्स लॉ को लगाने से पहले आपको क्या देखना है? पॉइंट चार्ज है कि नहीं। अब आप समझ रहे हो, कहीं भी आप कूलॉम्स लॉ लगाओगे, पहले क्या चेक करना है आपको? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज कैसे चेक करोगे? सेपरेशन से, सेपरेशन से और साइज से। पॉइंट चार्ज कैसे चेक करोगे भाई? सेपरेशन से और साइज से। तो फर्स्ट थिंग जो आपको इंश्योर करना है, डिटरमाइन पॉइंट चार्ज। ओके, पहला चीज आपको क्या करना है कि भाई पॉइंट चार्ज है कि नहीं। पॉइंट चार्ज है कि नहीं, इसको इंश्योर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप देखना पड़ेगा जो दो चार्ज हैं उनके बीच का सेपरेशन क्या है। ओके, और उनका साइज क्या है। इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। आपको जब लगे, आपका जब दिमाग लगे, मतलब आपके जो अंदर से आवाज है, सेपरेशन के कंपेयर में तो इसका साइज बहुत छोटा है। जैसे मैं बोलूं, इस केस में सेपरेशन क्या है? 1000 सेंटीमीटर। इनका साइज क्या है? एक का 5 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड कर दो, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर में कौन भाई? 1000 सेंटीमीटर बहुत बड़ा है। किसी के पास 10 रुपए है, किसी के पास 1000 रुपए है। किसको अमीर मानोगे? 1000 रुपए वालों को। क्या बोलोगे? बहुत अमीर है भैया, एक दिन में तो 2-3 दिन तक खा सकता है, कई दिन समोसा खाएगा। ओके, तो पहला चीज क्या करना है आपको? डिटरमाइन करना है कि पॉइंट चार्ज है कि नहीं है। चलो, अब मैं एक बार फिर से बोर्ड को क्लीन करता हूं। देखो, ये एक चार्ज है, मान लो ये एक पॉइंट चार्ज ए है, दूसरा पॉइंट चार्ज क्या है? बी है। और इनके बीच का जो सेपरेशन है, ये जो दोनों पॉइंट चार्ज को हमने अगर ज्वाइन कर दूं मैं, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बेसिकली आर है। यह भी चार्ज है, यह भी चार्ज है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है बेसिकली क्या है? आर है। तो देखो, इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में फोर्स लगेगा। चलो, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं एक बार फिर से इसको और बढ़िया से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जो ए है, ए पे लगेगा फोर्स, ए फील फोर्स। और क्या होगा? बी पे भी क्या लगेगा? फोर्स। बात समझ रहे हो? बी पे फोर्स लगेगा, ए पे फोर्स लगेगा। ए पे फोर्स कौन लगाएगा? ए पे फोर्स कौन लगाएगा? बाई
बी। ए पे कौन, ए फील फोर्स, ए पे फोर्स लगेगा तो फोर्स लगाएगा कौन, बी। बी पे जो फोर्स लगेगा वो कौन लगाएगा, ए। ओके, तो देखो दो चार्ज है ए और बी। ए पर लेटर से जो चार्ज है Q1 है, बी पे जो चार्ज है Q2 है। तो ये दोनों क्या है, पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज कंफर्टेबल पॉइंट चार्ज। ए पॉइंट चार्ज है, बी पॉइंट चार्ज है। ए पे जो चार्ज है Q1 है, बी पे जो चार्ज है वो Q2 है। ओके, तो ए पे एक फोर्स लगेगा, बी पे भी फोर्स लगेगा। ए पे फोर्स कौन लगाएगा, बी लगाएगा, और बी पे फोर्स कौन लगाएगा, ए लगाएगा। ओके, दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे। और आप न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से आप बात करो गाइस, तो दोनों फोर्स इक्वल होगा। दोनों जो फोर्स है वो इक्वल होगा भाई, न्यूटन थर्ड लॉ, एंड अपोजिट होगा। तो हम पहले कितना फोर्स लगेगा उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, ए फील फोर्स बाय बी, बी फील फोर्स बाय ए। तो जो फोर्स होगा, मतलब कितना फोर्स फील करेगा, इसकी मैग्नीट्यूड मैं निकालता हूं। तो देखो मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालता हूं। आई होप डंडा लगाया कंफर्टेबल होगे इस एक्सप्रेशन से। बेसिकली जो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, दिस इज इक्वल टू, मैं यहां पर लिखा है कांस्टेंट के, Q1 Q2 बाई आर। ओके, यहां पर Q1 क्या है, इस पे मैं एक मॉड लगा देता हूं। ओके, पॉजिटिव ताकि रहेगी। Q1 क्या है, चार्ज ऑफ ए। Q2 क्या है, चार्ज ऑफ बी। ओके, मैं साइन इस पे पॉजिटिव लेना है बेसिकली, मैं मॉड इसलिए लगा दिया हूं। और ये के है कांस्टेंट। के क्या है, कांस्टेंट है। ओके, हम इसके बारे में बात करेंगे, इस कांस्टेंट की वैल्यू की कुछ देर में, लेकिन पहले हम इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज द क्यू जो है चार्ज ऑफ ए है, Q2 चार्ज ऑफ बी है, और ये जो आर स्क्वायर है वो क्या है, बेसिकली ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है। ओके, ए और बी क्या है, पॉइंट चार्ज है। ए और बी इज अ पॉइंट चार्ज एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट ए एंड बी। सो इनके बीच का डिस्टेंस अगर आर है, सो फोर्स विल बी के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और ये पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, हम इसको मोड बना के पॉजिटिव करेंगे। तो ये जो रहा, ये रहा हमारे फोर्स का मैग्नीट्यूड। ओके, ये जो है ये क्या है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब रही बात भाई, क्वेश्चन में क्या था, अब देखो ए फील फोर्स, ए किधर फोर्स करेगा, ए जो है वो किधर फोर्स फील करेगा, यह भी तो बात है। क्या एक बताओ, ए जो है क्या इधर फोर्स फील करेगा, इधर फोर्स फील करेगा, इधर फोर्स फील करेगा, इधर किधर ए जो है किधर फील फोर्स करेगा, ए पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यह भी तो हमें चीज जाननी है। ओके, तो इसके लिए लोग क्या बोलते हैं कि जो ए पे फोर्स होगा, ए पे वो किधर होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। ए पे जो फोर्स होगा वो किधर होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। ओके, फोर्स विल बी, ओके, फोर्स विल बी अलोंग the line joining A and B। A और B को जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके अलोंग फोर्स होगा। आई होप गाइस आप यहां तक बहुत कंफर्टेबल होगे। ओके, ए पे जो फोर्स होगा वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी।
लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग का क्या मतलब है। चलो देखो गाइस, आई होप आप सभी लोग क्लास 10 पास होंगे। ओके, मैं बोलूं, आप यह भी सुने होंगे, अगर आपको कोई 2 पॉइंट दे दी जाए तो उससे केवल और केवल एक ही लाइन जाएगी। पढ़े होंगे इसके बारे में। 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास करती है। तो एक पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट बी हो गया, इन दोनों को ज्वाइन कर दे तो आई विल गेट अ लाइन। अब जो फोर्स होगा वो इसी लाइन के लॉन्ग होगा। तो इसका क्या मतलब है, ये जो फोर्स होगा वो या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। ओके, यही है भाई इस ये लाइन के लॉन्ग। बाकी सब तो देखो ये एंगल पर, ये क्या होंगे, ये एंगल पर, ये कुछ एंगल पर, ये सारे फोर्स इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेंगे। फोर्स किधर लगेंगे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो या तो इधर लगेगा या फिर इधर लगेगा। एक ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। किस पे फोर्स, ए पे फोर्स। सिमिलरली अगर मैं बी पे फोर्स की बात करूं तो जो बी पे जो फोर्स होगा वो या तो इधर लगेगा या फिर इधर लगेगा। ओके, बी पे जो फोर्स होगा इसी लाइन के लॉन्ग लगेगा। तो पहली पॉसिबिलिटी ये, एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। अब गाइस हमें क्या चेक करना है कि ये वाला कि ये वाला, ए पे बी पे ये वाला कि ये वाला, इन दोनों में से हमें सिलेक्ट करना होगा। अब उसके लिए हम पढ़ते हैं। ओके, तो देखो गाइस, अगर अभी तक हमने बात किया था आपसे तो आप एक चीज जान गए होंगे, जो चार्ज है वो बेसिकली या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। चार्ज या तो होगा पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव। अब पॉसिबिलिटी क्या है, देखो ए बी, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखो ए पॉजिटिव हो जाए, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव बी नेगेटिव, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव। गाइस देखो, अगर आप इसको थोड़ा सा और बढ़िया से एनालाइज करोगे तो आप क्या पाओगे। देखो एक ये वाला केस है, इनमें दोनों पे क्या है, सेम चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है। दूसरा केस ये है, इसमें क्या है, दोनों नेगेटिव है। ओके, एक ये पॉसिबिलिटी है दोनों पॉजिटिव है, दूसरा दोनों नेगेटिव है। ओके, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं, दोनों क्या हो, सेम टाइप के चार्ज हो, सेम टाइप चार्ज। मतलब यहां तो दोनों पॉजिटिव हो, यहां दोनों नेगेटिव हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। इसको ध्यान से देखो गाइस, तो ये दोनों में क्या है, अपोजिट टू ईच अदर है। क्या ये, अपोजिट टू ईच अदर। ये क्या है ये भाई, अपोजिट टू ईच अदर। एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। तो हम जो फोर्स लगेंगे किधर, मतलब ये वाला लगेगा कि ये वाला, इस पे ये वाला कि ये वाला, ये किस पे, किससे पता चलेगा हमें, इस टाइप के कॉम्बिनेशन को सम एनालिसिस करने के बाद। मान लो दोनों पे जो चार्ज है वो सेम है, दोनों पे चार्ज क्या है, सेम है। तो सेम जब चार्ज होते हैं तो बेसिकली क्या लगता है, जो फोर्स होता है, मान लो ए पे फोर्स किधर लगेगा, तो वो बी से अवे लगेगा। ए पे जो, अगर हमें ए पे फोर्स निकालना है और ए लेट अस अज्यूम ए पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, या फिर ए नेगेटिव है बी भी नेगेटिव है। इस केस में जो ए पे जो चार्ज लगेगा वो अवे फ्रॉम बी लगेगा। देखो ए से बी किधर है, बी का डायरेक्शन इधर है, ए से बी का डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो फोर्स जो लगेगा ए पे वो बेसिकली क्या लगेगा, अवे फ्रॉम बी। मतलब बी इधर है तो फोर्स किधर लगेगा, ए पे, इस डायरेक्शन में। ओके, आई होप आप अभी एग्री करोगे। और ये कब होगा, जब दोनों पे जो चार्ज है ए और बी पे सेम टाइप के रहे तब। सिमिलरली इस केस में अगर दोनों ए और बी पे अगेन जब सेम टाइप के चार्ज हैं तो जो बी पे जो फोर्स लगेगा वो अवे फ्रॉम ए लगेगा, अवे फ्रॉम ए, इधर नहीं।
यहां पर इधर नहीं। ओके, और गाइस देखो इसको हम बोलते हैं रिपल्सन। इसको हम क्या बोलते हैं? रिपल्सन। ओके, अब क्या हो गया कि दोनों ए और बी दूर दूर होना चाहेंगे, इसको रिपल्सन बोलते हैं। एक ऐसी भी कहावत, देखो अगर आप जो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो फोर्स होते हैं और जो दो मास के बीच में जो फोर्स होता है उसमें ही डिफरेंस है। जो चार्ज का जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वो रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव की मैं बात करते हैं कुछ देर में। लेकिन जो मास है, मास हमेशा अट्रैक्टिव होता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ओके, एक मास दूसरे मास को ज्वाइन करना चाहता है, हम साथ साथ हैं भैया, समझ रहे हो? यहां पर ऐसा नहीं है, जो मन किया साथ साथ, नहीं तो हम जा रहे हैं, नहीं तुम हमारे टाइप नहीं हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। ओके, तो लोग क्या बोलते हैं, कोई चीज अगर चार्ज है कि नहीं, अगर ये चेक करना हो तो पहले चेक करो कि वो किसी चीज को रिपेल करता है कि नहीं। अगर वो किसी चीज को रिपेल करता है, किसी चीज को, तो पक्का चार्ज होगा। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो बेसिकली रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों हो सकता है, while ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो देखो ये हमने देख लिया, जब सेम टाइप के रहेंगे तो बेसिकली क्या होगा, सेंटर से दूर लगेगा फोर्स, अवे फ्रॉम सेंटर। ओके, सेंटर ऑफ अदर। अब देखो गाइस, अगर मैं एक बार थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। ओके, तो ये देखो ये हमारे चार्ज हो गए ए और बी। अब मैं क्या करता हूं, मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज, तब अब जो ए पे जो फोर्स लगेगा वो ये जो लाइन है इसी के लॉन्ग लगेगा। लेकिन इस केस में जो फोर्स लगेगा, एक्चुअली देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अपोजिट है दूसरे के, तो इस केस में जो फोर्स लगेगा ए पे टूवर्ड बी लगेगा, इस डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर मैं बी पे बात करूं, इस पे, इस केस में बी पे जो फोर्स लगेगा ए पे, वो टूवर्ड ए लगेगा। इसको लोग क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव। ओके, चलो ये इसको क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव। और देखो ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी लगेगा। सिमिलरली अगर ए पे एक अगर नेगेटिव हो जाए और बी पॉजिटिव हो जाए, तब भी जो ए पे जो फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा और बी पे जो फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। ओके, एंड टुवर्ड ईच अदर। तो भाई ये जो इस टाइप का जो फोर्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, और अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अट्रैक्टिव हो सकता है और ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही, एंड आई होप कि ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।